गुड इवनिंग, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो आपकी क्लास लगने जा रही है वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज आपको पढ़ाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, और टेंस की पहचान कैसे की जाए। इसका जो बेस होता है वो रहेगा आपका यूजेज ऑफ वर्ब्स, कि किस तरीके के वर्ब यूज़ किए जाते हैं जिसके बेस पे अपन टेंस की पहचान कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है। या अगर हिंदी के अंदर अपने को कोई दिया जा रहा है कि ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट करना है उसको अपने ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा। तो ट्रांसलेट करने के लिए ये सेंटेंस को हिंदी में जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में अपने माइंड में आ जाए कि यार ये कौन से टेंस के अंदर ये सेंटेंस है, जिस टेंस के अंदर है उसी टेंस में उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि टेंस की जो पहचान है वो क्या होगी। अगर टेंस की पहचान समझ में आ गई तो फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा आपके बाएं हाथ का खेल। इसके लिए सबसे पहले आपको बताएं टेंस। जब भी आप टेंस की बात करते हो आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि होते कितने हैं। बेसिक यही है कि टेंस कितने होते हैं, और जितने होते हैं उतने सारे के सारे आप टेंस को पढ़ते हैं। तो टेंस कौन कौन से होते हैं? देखिए, टेंस एक तो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट। और एक जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई ग्रामेटिकल टेंस नहीं है, इंग्लिश के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंट की ही एक फॉर्म होती है जिसके अंदर हम मॉडल्स यूज कर लेते हैं, और जिसके अंदर मॉडल्स यूज किए जाएं वो टेंस हमारा कौन सा हो गया? मॉडल्स जो है बेस फॉर्म्स के अंदर यूज किए जाते हैं वो टेंस हमारा कहलाता है फ्यूचर। अब ये भी रहेगा कि बेस फॉर्म, जब आप बेस फॉर्म की बात करते हैं, अगर किसी भी वर्ब की आपको बेस फॉर्म देखनी है, ठीक है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वर्ब है, उसकी अगर बेस फॉर्म आप जानना चाहते हो तो आप फ्यूचर टेंस के अंदर उसका सेंटेंस बना के देख लीजिए। अगर फ्यूचर टेंस के अंदर जो फॉर्म लगती है वही बेस फॉर्म होती है। आपको जब लगता है कि फ्यूचर के अंदर यार इसकी ये फॉर्म आती है, ऐसे बहुत सारी जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं उनको आप देखोगे जो फ्यूचर के अंदर हमेशा बेस फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं अपने टेंसेस की। जैसे प्रेजेंट है, अब हर टेंस को अलग अलग डिवाइड किया हुआ होता है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट को भी आप डिवाइड करते हो। प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होता है वो सिंपल होता है। सिंपल को इनडेफिनेट भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर आपको सिर्फ ये पता चलता है कि ये जो वर्क है ये प्रेजेंट के अंदर हो रहा है, वर्तमान के अंदर हो रहा है। इनडेफिनेट का मतलब हुआ अनिश्चित, लेकिन इसके बारे में जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप निश्चित नहीं कर पाते कि कार्य की क्वांटिटी कितनी हो गई, चल रहा है या ख़त्म हो गया। इस तरह से जैसे कोई आदत है वो उसका कि ये काम रेगुलरली करता है, लेकिन ये पता नहीं है आपको कि आज इसने किया या नहीं किया, ठीक है। तो पास्ट, यही पास्ट के अंदर होता है। पास्ट का भी जो पहला पार्ट है वो क्या होगा? सिंपल, राइट। और यही फ्यूचर के अंदर भी होता है। फ्यूचर का भी पहला पार्ट कौन सा होगा? सिंपल। अब ये देखिए कि जो सिंपल टेंस हैं आपके, मान लो प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया या फ्यूचर सिंपल, कि सिंपल की पहचान कैसे की जाए। सपोज करो हैं क्या सारे के सारे टेंसेस हैं। जब सारे टेंसेस हैं तो भाई पहचानेंगे कैसे? है तो सारे टेंस, तो पहचानने के लिए जैसे सपोज करो आपके जो टाउन है या गांव है उसके अंदर 10-12 स्कूल है, सबके बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं, आपको कैसे पहचानोगे कि हमारे स्कूल के बच्चे कौन से हैं? यूनिफॉर्म। अब कह जी यूनिफॉर्म भी एक जैसी होती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा डिफरेंस तो हर यूनिफॉर्म में होता ही है, और उस डिफरेंस की वजह से आप जो है वो पहचान सकते हो। वो इनके साथ में ऑलमोस्ट ये जो एक जैसे होते हैं, वर्ब की फॉर्म वगैरह के अंदर सारा कुछ मिल भी जाता है, लेकिन मिलने के बावजूद भी क्या है, कोई ना कोई डिफरेंस तो रह जाता है जिससे आप इन टेंसेस को पहचान लेते हो। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी ता है, ती है, पे है। जैसे करता है, करती है, करते हैं, रहते हैं, रहती है। इस तरह से जब है के अंदर चलता है, आपको कोई सेंटेंस दे दिया जो है के अंदर है, उसको अब आप ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेट करने के लिए आप जो टेंस यूज करोगे वो कौन सा है। जैसे आप देखते हो कि करता है, करता है इसका मतलब क्या है कि यार प्रेजेंट सिंपल में आएगा, उसमें आपने प्रेजेंट सिंपल अप्लाई कर देना है। तो प्रेजेंट सिंपल की अगर हम हिंदी में बात करें तो पहचान क्या है? डैश 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 ता है, ता है, ती है, ते है, यानी करता है
ये कार्य रोज करता है, कभी कभी करता है, जो भी है, अगर करता है अगर लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेजेंट सिंपल वहां पर अप्लाई करना है। तो प्रेजेंट सिंपल की जब आप बात करोगे तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए जैसे आपको मैंने वर्ब बताई थी कि एग्जिस्टेंस अगर आपको दिखाना है, एग्जिस्टेंस की ऐसी किसी चीज की अवस्था है, यानी इज एम आर के साथ में अगर सीधा कोई एडजेक्टिव आ जाता है, इज एम आर के साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाए तो इसका मतलब है वो टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट सिंपल है, वो उसकी सिर्फ अवस्था पता चल रही है। और कहाँ पे पता चल रही है? प्रेजेंट के अंदर उसका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस पता चल रहा है। इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव, इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव कैसे आएगा? ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय। देखिए इज आ गया, साथ में एडजेक्टिव आया है, कौन सा एडजेक्टिव है? गुड। तो जब इज एम आर के साथ में एडजेक्टिव अगर लगाते हैं, यानी है दिया हुआ है और एक विशेषता दी हुई है कि अच्छा है, बुरा है, बीमार है, तंदुरुस्त है, ताकतवर है, इस तरह से, तो इसका मतलब है वहां पे आप इज के साथ में जो है वो एडजेक्टिव लगाना है आपको, और कुछ नहीं लगाना है। अब ये कहेंगे जी पता कैसे चले, आपने तो 3 दे दी। तो देखिए जैसे ही हेल्पिंग वर्ब, जो टेंसेस के वीडियो जितने भी हैं उनको एक बार अगर आप देखते हो तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा, वर्ब को देखते हो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। टेंस और वर्ब के सारे वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बारे में ये है कि जिसके साथ में एस होता है ना, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस होता है वो हमेशा सिंगुलर की होती है। चाहे आप इज ले लो, चाहे हैज ले लो, चाहे वाज ले लो, ये सारी की सारी ओनली सिंगुलर में ही काम आती है। तो इज जो है वो सिंगुलर में काम आएगी। एम हमेशा आई के सिवा किसी के काम का नहीं है, एम ओनली आई के काम का होता है। बचा क्या? आर। तो आर किस में आ जाएगा? आर आपका काम देगा प्लूरल के साथ में, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर बहुवचन है तो उसके साथ में आप क्या काम में लोगे? उसके साथ में आप आर काम में लोगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि है लिखा हुआ होना चाहिए। अगर है नहीं लिखा हुआ है तो आप नहीं ले सकते। जैसे ये मान लो कि कोई कार्य करता है, अब ये रहे, अब आ गई इसकी, ये तो किसका था? ये तो तब का था जब आपके लिए सीधा एक एडजेक्टिव दे दिया गया हो, यानी है। अवस्था की बात करते हैं, है, अच्छा है, बुरा है, क्या है? यहाँ पे होना क्या चाहिए? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? विशेषण, यानी एक विशेषता बताई गई हो कि कोई गुण या विशेषता की बात अगर करते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? विशेषता। अब ये विशेषता अगर लिखी है और है लगाया हुआ है साथ में कि वो आदमी बुरा है, वो गरीब है, तो इज लगेगा। इज एम आर के साथ में इसके हिसाब से कर देंगे अपने, और इसके साथ में एक एडजेक्टिव लग जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंपल। अब जब सिंपल की बात करते हो तो सिंपल के अंदर आपको बता दूं कि एक तो पहचान होती है इसकी कि डू और डज, ये अगर कहीं प्रयोग हो रहा है ना, इसका मतलब है ये कहाँ पे करना है आपको? ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही काम में लेना है। और डू और डज ये किस में काम में लेते हो? क्वेश्चन मार्क। अगर प्रेजेंट का प्रश्नवाचक है ना तो डू और डज आप काम में लोगे, चाहे आप WH वर्ड के साथ में लो तो भी लोगे, नहीं अकेला लेते हो तो भी लोगे, ये आपके प्रेजेंट सिंपल में काम आएगा। दूसरा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES। तो आपको ये बताया है कि एस और ES ये किस में काम आता है? ये भी आपके एस या ES का मतलब है सिंगुलर के साथ में काम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का जो V1 है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली काम आएगी। अब ये कंफ्यूजन और निकल के आ गया कि एस कौन से में आना चाहिए और ES कौन से में आना चाहिए। तो देखो एस जो है ना वो आपके बाकी सब में आ जाएगा, लेकिन ES के कुछ विशेष होते हैं। जैसे ES जो है ना वो उन वर्ब्स में आता है जो खत्म होती है किसके साथ में? एक तो O के साथ खत्म होने वाली वर्ब हो, SH के साथ में खत्म होने वाली वर्ब हो, या आपके CH के साथ में हो, SS के साथ में अगर कोई वर्ब खत्म हो रही है तो उसके अंदर भी आप क्या लगाओगे? ES लगाओगे। Z के साथ में, X के साथ में, इस तरह की जो वर्ब्स होगी, यहाँ से इन शब्दों के साथ में अगर कोई वर्ब खत्म होती है तो उसके आगे आप ES लगाओगे, बाकी सबके साथ में आप अकेला S लगा दोगे। तो ये है आपका किसी भी चीज में, जैसे वह घूमता है, ठीक है, या वह रोज घूमता है,
इस तरीके की जो भी चीज़ है। अब इसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सबसे पहले जो होता है ना, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंस चाहे आप कोई सा भी ले लो, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी होती है वर्ब, और वर्ब के बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा। जैसे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को आप क्या मानो, हेड मान लो, किसी भी सेंटेंस का हेड हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुट हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा बीच में, इधर सिर इधर पैर, तो बीच में क्या है, बैकबोन। बैकबोन होगी वर्ब, जो वर्ब होगी वो हर सेंटेंस की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। वर्ब के ही निर्धारित करती है कि सेंटेंस आपका सही किस टेंस में लिखा जा रहा है। ये निर्धारण किस पे डिपेंड करता है, वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके प्रेजेंट सिंपल के अंदर, जैसे ये मान लो आपको एक सेंटेंस दे दिया हिंदी के अंदर कि लड़के रोज खेलते हैं, ये सेंटेंस दे दिया। अब आपको कह दिया जी प्रेजेंट सिंपल है या नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको सीधा यही कह दिया कि बस ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कैसे करोगे, तो जैसे ही आपको ट्रांसलेट की पहचान क्या रहेगी, ट्रांसलेट की पहचान ये रहेगी कि इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर आया है खेलते हैं। खेलते हैं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि ते हैं लगा है इसमें, यानी ये इस कैटेगरी में आ रहा है, ता है, ठीक है ना। ते हैं, यहाँ पे जब वर्ब में ते हैं आया है ना, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा भाई साहब, और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, लड़के, लड़के यानी बॉय का प्लूरल है, लड़का हो गया बॉय, प्लूरल क्या हो गया, बॉयज। अब मैंने कहा जब प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या है, इसके बाद में जैसे सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट के बाद जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको लगेगा वर्ब आनी चाहिए। वर्ब क्या है, खेलता क्या है, प्ले। प्लूरल है तो ओनली प्ले लगाएंगे। रोज, रोज का क्या, डेली, ये रहता है। यानी अब कहेंगे जी ये है, तो मैं कहूंगा है इसमें आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि हमने आपको पहले ही कह दिया कि जब ता है लगता है, ते है, ता है लगता है ना, तो फॉर्म से ही होता है, इसमें इज एम आर कुछ नहीं लगता। जब ता है यानी आपके ओनली लगाना क्या है, आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो है उसको एज इट इज रख देना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बॉयज प्ले डेली। इसी तरह अगर एक मान लो सीधा आ गया, राजू घर जाता है, राजू घर जाता है। अब ये क्या है, जाता है, ठीक है। और जब कोई आदमी की डायरेक्शन बताई जाती है ना कि वो वहां जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन बताया जा रहा है, तो हमेशा टू लगता है, इन्फिनेटिव। ये जो इन्फिनेटिव प्रीपोजिशन हमने पढ़ाया था वो वीडियो था, उसमें इन्फिनेटिव के बारे में भी अपनी बात हुई थी डायरेक्शन के अंदर। तो वो इन्फिनेटिव जो है वो काम में आएगा डायरेक्शन वाले में, कि किस दिशा में जा रहा है, घर की ओर जा रहा है ना, तो टू इन्फिनेटिव लगेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले अपने ये देखो कि क्या लिखा है, राजू। राजू लिखा है तो लिखो राजू, ठीक है। राजू आपने लिख लिया। अब क्या लिखा है, जाता है, जाता है लिखा है ना, और राजू क्या है, सिंगुलर। तो अब एस या ईएस वाले फैक्टर पे जाएंगे। सबसे पहले मेन फॉर्म देख लो, क्या है, वर्ब की, जाना की, गो। अब हम कहेंगे गो यानी ओ से खत्म हो रहा है तो लगाएंगे क्या, ईएस, ठीक है ना। ओ से खत्म हो रही है वर्ब तो ईएस लगाएंगे, गोज। डायरेक्शन बताइए तो टू भी लगाएंगे। घर को क्या कहेंगे, होम, राजू गोज टू होम। ये आपका सेंटेंस जो है वो हो गया ट्रांसलेट। इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन जो है उसको करना होता है कि हिंदी में आपको सेंटेंस दे दिया, ट्रांसलेट करना है, आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा अगर आपको टेंस की पहचान हो रही है। यानी ता है ती है वाले में आपका इस तरीके से हो जाता है। ये तो है आपका एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर अब जैसे पास्ट सिंपल आ गया। अब पास्ट सिंपल की मैं कहूँ आपको पहचान क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं पास्ट सिंपल की पहचान होती है एक तो डिड और एक V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है। और जहां पर डिड आ जाएगा ना, डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, चाहे कैसा भी सेंटेंस है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे भी हमने एक बात करते हैं एक डू और डज की, तो डू और डज ये रहा, हमने बात की थी। तो ये जब डू और डज भी आएगा तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर एस या एस नहीं, ई एस नहीं लगता, क्योंकि ये ई एस यहाँ पे लग गया, तो अब वर्ब के साथ में नहीं लगेगा। तो यानी डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। डिड जिस सेंटेंस में आ गया उसमें आपको एज इट इज फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी के अंदर अगर आप देखो तो जैसे सिंपल है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल जैसे हमने यहाँ पे कहा है ना, ता है, ता है, वो इसके अंदर पास्ट सिंपल के अंदर क्या आ जाएगा, ता था, वो ये काम करता था हो गया। जहां पे था हो गया वहां पे आपने क्या लगाना है, मतलब कि था हो गया वहां पे लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की फॉर्म्स अगर याद है तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सटासट हो जाएगा। और फॉर्म इतनी हार्ड है नहीं भाई साहब, 90% फॉर्म तो ईडी और डी ये लगा के बनी हुई है, कोई थोड़ी बहुत है जिनको आपने करना होता है लर्न, बाकी सारी की सारी ईडी पे डिपेंड कर रही है। जैसे इन्हीं सेंटेंस को देख लो आप, लड़के खेलते थे। अब ये सेंटेंस आपको दे दिया, लड़के खेलते थे, इसमें आपको और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही दिया इसने, लड़के खेलते थे, कहाँ खेलते थे, कैसे खेलते थे, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ। अब इसको अगर आपने सोल्व आउट करना है तो सबसे पहले क्या है, लड़के, इसमें सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, वर्ब की फॉर्म जैसे पास्ट में आपको पता चले कि यार थे वाला सेंटेंस आ रहा है, थे वाला सेंटेंस आ रहा है, और वो भी कौन सा, ते थे, ते थे, ते थे वाला सेंटेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या करोगे कि सीधा हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। तो लड़के क्या हो गया, बॉयज, और खेलते थे यानी सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड, बॉयज प्लेड, बस हो गया, लड़के खेलते थे। आगे अगर उसने कुछ नहीं पूछा है तो अपने को कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपके अगर दूसरा सेंटेंस आ जाता है कि राजू घर गया था, यानी काम हो चुका था, लग गया इसमें, राजू घर गया था, ठीक है, राजू घर गया था। यहां पे आपको क्या लगाना है, देखो राजू, राजू क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। गया यानी था है तो मतलब गया था सेकंड फॉर्म लगेगी, वेंट। और मैंने आपको बताया कि आना जाना, ये जो है ना कहीं कोई डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं तो डायरेक्शन वाला इन्फिनेटिव लगेगा, वेंट टू होम। ये इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है वो होगा। अब कहिए सर ये डिड और डज आपने लिखाया है, बिल्कुल लिखाया है, इसका क्या यूज होगा, इसका यूज होता है आपके या तो नेगेटिव सेंटेंस आपने लगाना है कि सिंपल के अंदर कहीं आपको नहीं लगाना है। ये मान लो उसने ये कह दिया कि रोज नहीं खेलते थे, ये भी कहता पूछने वाला, ये भी तो पूछ सकता है कि रोज नहीं खेलते थे, यहाँ पे अगर इसने नहीं लगा दिया, अब आप क्या करोगे, बॉयज प्ले फॉर डेली है ना, तो बॉयज, अब ये अगर प्लूरल है और आपको नेगेटिव लगाना है ना, तो आप इसको क्या बनाओगे, इसको ये बनाओगे आप बॉयज डू नोट, यानी नोट के साथ में क्या लगाना पड़ेगा आपको, डू, हर जगह ये लगेगा। अगर आप प्रेजेंट सिंपल में बना रहे हो तो डू नॉट प्ले डेली, ये आपका सेंटेंस जो है बॉयज डू नॉट प्ले डेली, यानी डू इसमें लगा क्यों, प्लूरल है। राजू गोज टू होम, अगर ये कह दे राजू घर जाता है, ये यहाँ पे भी तो कह सकता है राजू घर नहीं जाता है। जब नहीं जाता है कहेगा ना, तो जैसे यहाँ पे ई एस आ रहा है ना, यहाँ पे वो ई एस अपने डू के साथ आ जाएगा जब अपने डज लगाएंगे। कैसे, राजू डज नॉट गो टू होम, ये इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है ना वो क्लियर हो जाएगा, राजू डज नॉट गो टू होम। अब रहेगी आपके इसके अंदर, अब इसके अंदर भी मान लो लड़के खेलते थे, इसकी जगह वो ये भी कह सकता है नहीं खेलते थे। ये ट्रांसलेशन कराने वाले का क्या है, वो कुछ भी लिख सकता है, वो यहाँ पे नहीं लगा दे अगर कि राजू लड़के नहीं खेलते थे। अब लड़के नहीं खेलते थे, बॉयज प्लेड लिखा है हमने,
अब इसको जब नहीं में आपने बदलना है ना तो क्या करोगे, बॉयज। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं, अकेला डिड ही लगता है, डिड नॉट। लेकिन मैंने क्या कहा, जहां डिड आएगा वहां फॉर्म हमेशा फर्स्ट ही आएगी, तो बॉयज डिड नॉट प्ले, ये बनेगा। इसी में अगर ये भी पूछ सकता है क्या लड़के रोज खेलते थे, जब क्या लग जाए ना, क्या लड़के रोज खेलते थे, ये भी एक ना, क्या लड़के रोज खेलते हैं, कौन सा क्वेश्चन मार्क बन गया कि खेलते हैं या नहीं खेलते। यानी ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे क्या आप डेली पढ़ते हो, इसका उत्तर या तो हाँ होगा या ना। अगर कोई ये पूछे क्या आप नॉनवेज खाते हो, तो इसका उत्तर क्या दोगे आप, या तो हाँ या ना। ऐसा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, तो ये जो डू और डज है ना, इसको पहले लगा देंगे। जैसे ये जो डू है ना, यहाँ पे जैसे बॉयज है तो बॉयज से पहले अपने क्या लगा देंगे, डू। ये वाला सेंटेंस है सपोज करो, तो इसको कैसे बना देंगे, डू बॉयज प्ले डेली, इस तरीके से बना देंगे। क्या लड़के रोज खेलते हैं, यानी हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, वहां पर ये डू और डज जो है ये पहले आ जाता है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, और इसके हिसाब से आपका जो सेंटेंस है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो ये आ गया, इसके अंदर भी इस तरह से अगर ये पूछे कि क्या राजू घर गया था, यानी फिर वही बात है कि उत्तर अगर हाँ या ना में दिया जा सके तो डिड पहले आ जाएगा। जैसे कि अपने यहाँ पे लिखें, डिड राजू गो, अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड राजू गो टू होम, और ये बन गया क्या, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका अगर कोई भी सेंटेंस है उसकी आप पहचान कर सकते हो। अब आ गया आपका फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की जब अपने बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल के अंदर आपके लगता है जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका क्या रहेगा, विल या शैल। क्या रहेगा, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये रहता है। यानी फर्स्ट फॉर्म विल शैल, यानी मॉडल क्या है, विल और शैल मॉडल्स हैं। और अगर मॉडल्स के साथ में हमेशा आपको हर बार बताया मैंने कि मॉडल्स अगर आते हैं तो मॉडल्स के साथ में जो फॉर्म आती है वो आपकी कौन सी होती है, बेस फॉर्म होती है। तो मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब किस फॉर्म में, मॉडल प्लस वर्ब है अगर, तो वर्ब हमेशा किस में रहेगी, बेस फॉर्म, यानी जो आधार रूप है, जो मूल रूप है वर्ब का, उसी रूप में वर्ब हमेशा मॉडल के साथ में रहती है। अब देखिए जैसे सिंपल आ गया विल शैल और वर्ब की साथ में आ गई फर्स्ट फॉर्म। इसके अगर आपको सेंटेंस बनाने का कह दिया जाए कि इसके आप सेंटेंस बनाइए, विल शैल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसी में देख लीजिए। ऐसा सेंटेंस कि कोई आदमी कोई कार्य को करेगा, यानी गा आ जाए, वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, गा, गा गी गे जो भी है, मतलब एक तरीके से ये पता चल जाए कि ये कार्य जो है अभी नहीं किया आगे चल के करेगा, तो इसके अंदर ये किया जाता है। शैल किसके साथ में आता है, सर आपने विल और शैल दोनों लिखे हैं, जी बिल्कुल मैंने दोनों लिखे हैं, लेकिन जो शैल है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन कह लो या आई या वी कह लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि जो शैल है वो सिर्फ आई या वी अगर सब्जेक्ट में हो तो शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में क्या लगेगा, बाकी सबके साथ में आपके लगने वाला है विल। नेक्स्ट देखो, अब यही सेंटेंस ले लो, लड़के नहीं खेलते थे या खेलते थे, ओके, लड़के रोज खेलते हैं, इसी सेंटेंस पे चल रहे हैं, तो यहां पे हम ये लगाएंगे लड़के कल खेलेंगे। क्या लगाएंगे, लड़के कल खेलेंगे। अब इसको आपने ट्रांसलेट करना है, सेंटेंस क्या है आपका कि लड़के कल खेलेंगे, क्यों जी आज क्यों नहीं खेलेंगे, आज धूप बहुत तेज है वो नहीं खेलेंगे, वो कल ही खेलेंगे। तो जैसे लड़के कल खेलेंगे तो लड़के का क्या हो गया, बॉयज। अब हमने कहा लगाते हैं वर्ब, वर्ब को लगाना है और गे आया है, इसका मतलब है विल या शैल में से कुछ तो आएगा। अगर गे आया है इसका मतलब है विल या शैल में से कुछ तो आएगा, और आएगा क्या, आई और वी तो है नहीं, बॉयज है तो विल आएगा, बॉयज विल, और फॉर्म आएगी हमेशा फर्स्ट, विल प्ले। कल, कल को क्या कहते हैं, टुमारो।
लड़के कल खेलेंगे, बॉयज विल प्ले टुमारो। अब इसी में ये अगला सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे हमने राजू किया था, लेकिन यहाँ पे आप ये ले लो कि हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, यानी गे आ गया। गे आ गया तो ये तो पक्का है कि फ्यूचर में है, और गे है भी कौन से में, गे आया है तो होगा भी किस में, फ्यूचर सिंपल में होगा। तो फ्यूचर सिंपल में होगा तो आप कैसे लिखोगे, सपोज हम का क्या मतलब हुआ, वी, ओके, तो वी के साथ में विल या शैल कुछ तो आएगा, फ्यूचर है तो आएगा क्या, आई और वी के साथ शैल आता है, वी शैल, फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो टू होम, वी शैल गो टू होम, हम घर जाएंगे। इस तरीके से आपका जो नेगेटिव कर लो या कोई भी सेंटेंस टेंस कर लो, इस तरह से ट्रांसलेट हो सकता है, इजीली आपके पहचान की जा सकती है कि कौन सा टेंस जो है वो किस हिसाब से आएगा। और इसको आप स्पीकिंग में भी काम में ले सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्पीकिंग कर रहे हो और स्पीकिंग के अंदर भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, देखिए, जैसे आपको कोई भी चीज़ बोलनी है, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ बोलनी है और आप बोलना चाह रहे हैं कि यार मैं उसको ये बात बोलता हूँ कि मैं तुझे पीटूंगा, राइट, तो तुझे ताजे का तो इंग्लिश है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे स्पीकिंग कर रहे हो तो तुझे, तुम, ये सारे एक ही चीज़ है, यू, ठीक है। अब जैसे आप अगर इंग्लिश में किसी को कहते हो, मैं धमकी दे रहे हो, मान लो मैं तुझे देख लूंगा। अब स्पीकिंग जब होती है ना, तो स्पीकिंग में है ना, ये विल और शैल है ना, इसका भी मुद्दा खत्म हो जाता है कि कौन सा लगाएं, ठीक है। राइटिंग के अंदर हमें ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि वो बंदा चेक करने वाला होता है, लेकिन जब स्पीकिंग करने लगते हैं तो इसका भी मुद्दा खत्म हो जाता है। कैसे, मैं तुझे देख लूंगा, देख लूंगा, तो आप क्या कहोगे, मैं यानी आई, ठीक है, लूंगा, गा है, देख लूंगा, ठीक है ना, तो विल आएगा या शैल आएगा, जो भी है। शैल अगर दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं स्पीकिंग में विल भी चल जाता है। आई विल, देखना मतलब सी, और तुझे यानी यू, तो आई विल सी यू, ये एक चेतावनी होगी, आई विल सी यू। इस तरीके से जब भी आप स्पीकिंग करते हो, ठीक है, या कोई पूछ ले कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, जैसे आते हो कि कहाँ गया था, और आप ये कहते हो बाजार गया था, क्या कहते हो, बाजार गया था। अब गया था, ये जो जैसे दिमाग में आई बाजार गया था, तो आप क्या लिखोगे, आई वेंट टू मार्केट। अब जाता था या गया था, इंग्लिश की ये बड़ी अच्छी चीज है, जाता था या गया था, क्या लिखोगे, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये जो इंग्लिश का एक सिंपल सा पोर्शन हम कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, ये था आज इसका पार्ट 1। क्या था, पार्ट 1। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और अगर इस पार्ट को आपने क्लियर कर लिया तो मेरी ये गारंटी है, इसकी 3 क्लास के बाद में आपको इंग्लिश बोलने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चाहिए थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी बेशर्मी। बेशर्मी क्यों जी, क्योंकि देखो आपको किसी के साथ में किसी के जैसा बनना है ना, तो उसकी क्वालिटी लानी पड़ेगी। इंग्लिश बोलनी है मतलब किसके जैसा बनना है, अंग्रेजों के जैसा, राइट। अब अंग्रेजों के जैसा बनना है तभी तो उनकी लैंग्वेज एडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है ना। अब अंग्रेजों के जैसा बनना है तो उनके गुणों जो होते हैं ना, उसके थोड़े बहुत गुण आपको एडॉप्ट करने पड़ेंगे, और उसके जब आप गुण एडॉप्ट करते हो तो इसका मतलब है उनके गुणों में एक बेशर्मी भी शामिल है। यानी बोलना है ना तो झिझकना नहीं है, फेंक दो। क्योंकि आप जहाँ पे ऐसी जगह पे ट्राई करो ना जहाँ आपके कंटेम्परेरी यानी आपके जैसे ही लोग हैं, आपके बराबर के लोग हैं, एक वहाँ पे इक्विलिब्रियम अगर बिठाने की कोशिश करो कि ठीक है हम इनके साथ में बोलते हैं, अगर गलत भी बोल गए तो यार गलत हो गया, अरे भाई पहचाने का कौन गलत हो गया, तो सारे तुम्हारे जैसों के बीच में बोल रहे हो ना, कहाँ दिक्कत है। बाद में आके चेक कर लो कि हाँ यार मैंने ऐसा बोला था, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया, और 10-12 सेंटेंस आपके इस तरह से निकल गए कि वाह यार मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा तो नहीं बोल पा रहे ना। और इसमें है क्या, बहुत ही छोटी सी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इस तरह से आपका करता था, करता हूँ, करूँगा, ये 3 चीज, जाता था, जाता हूँ, जाऊँगा, पढ़ता हूँ, पढ़ा था, पढ़ूंगा, ये 3 चीज तो इन 3 टेंस के अंदर ही आएगी। आप अगर किसी को कहते हो मैं खाना खाऊंगा,
ठीक है ना। खाना खाऊंगा, इसका मतलब क्या है, गा लग रहा है विल, आई विल खा, ईट खाना, फूड, आई विल ईट फूड। मील मूल ये तो बाद की बात है, जैसे जैसे बोलोगे वो आते चले जाएंगे, पर फिलहाल यहां से शुरुआत हो सकती है आई विल ईट फूड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई कहते हैं अरे ऐसे बोलना चाहिए ना, आई विल टेक डिनर, अरे यार वो बाद की बात है कि नहीं। पहले घुटनों पे चले थे ना, फिर खाट पकड़ के खड़े हुए, फिर पैदल भी चलने लग गए। अगर पहले दिन यही कोशिश की होती, मैं तो सीधे खड़े हो गए 400 मीटर भागूंगा, तो भाग लेते क्या, नहीं ना। तो वही चीज है इसके अंदर भी कि अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर यहां से आपका सिंपल टेंस क्लियर होता है कि सिंपल टेंस का ट्रांसैक्शन का वो जो है ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। आजकल ट्रांजैक्शन का जमाना है ना, दिमाग पे वही चलता है दिन ट्रांजैक्शन। तो देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, इसका जो भी ट्रांसलेशन है वो आसानी से हो सकता है अगर आप इस ता है, था और गा को समझ जाओ। अगर इन 3 चीजों को आप समझ जाओ ना, तो ये मान लो ट्रांसलेशन हुआ ही पड़ा है, और इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, आदमी इसको नहीं समझे। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ही इज ए गुड बॉय, विशेषता है, अगर विशेषता के साथ है लगे तो इज एम आर। एक चीज और रहेगी, अगर विशेषता के साथ था लग जाए, जैसे कोई विशेषता है और इसके आगे लग जाए क्या, था, यानी अच्छा था। तो यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, जब विशेषता के साथ था लग जाए ना, तो ये सिस्टम होता है, वाज वर के बाद में एडजेक्टिव लगता है। किसके बाद में, वाज या वर प्लस एडजेक्टिव, ये फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे आप ये कहते हो कि वो बहुत बूढ़ा था, वह बहुत बूढ़ा था, ये बात अगर बोल रहे हो वह बहुत बूढ़ा था, तो आप क्या लिखोगे, ही था, वाज। हेल्पिंग वर्ब यहीं लगेगी, इज एम आर जहां लग रहा है ना वहीं लगेगी, ही वाज बहुत, वेरी, फिर ओल्ड। अब आपको कोई ज्ञानी बाबा कहेगा यार यहाँ पे आप तूने मच लगाना चाहिए था यार, वेरी नहीं, या टू लगाना चाहिए था। अरे भाई साहब वो के बाद की बात है, मैं एक बार वेरी से काम चला रहा हूँ। जब ये वेरी वेरी फाइन हो जाएगा ना, उसके बाद में देखेंगे आगे यूज करेंगे। काम चल रहा है ना, तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, स्पीकिंग के अंदर ये चीजें चल जाती है, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। इसी तरह जिसकी जगह ये कह दे कि वे बहुत सारे थे, ये भी कह, कई लोग मान लो तुम्हारे जूत मार दे, घर आके कह रहे क्या रे बावले पिट के आ गया तू, तो क्या कहोगे, यही कहना पड़ेगा ना, वे बहुत सारे थे, राइट। तो क्या कहोगे, दे वर, अनेक थे, बहुत सारे थे, एक ही बात है, दे वर मेनी, ये कहोगे, वे बहुत लोग थे, दे वर मेनी, ठीक है। या ये कहोगे दे वर मोर, वो मेरे से ज्यादा थे, काम चल जाएगा, कंपैरिजन कर लिया ना आपने अपने साथ कि मेरे से ज्यादा थे, ठीक है। देवर इन लार्ज नंबर, वो आगे की बात की बातें हैं कि किस तरह से होगा। तो इस तरीके से ये जो एक स्पीकिंग का पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है कि अगर आपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया ना, और उसके बाद में आप धीरे धीरे करके और स्पीकिंग के अंदर कदम रख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। पार्ट 2 का वेट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हैव ए नाइस डे।